Hello everyone, welcome back to the humanitarian view. Last lesson में we have discussed liberty and in this lesson we will discuss equality. Okay, तो इसमें हम equality के बारे में पढ़ेंगे, उसके मीनिंग के बारे में, देन आफ्टर काइंड्स, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी. सो उसको भी हम कवर करेंगे इसी लेसन में. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इक्वालिटी, एंड आई थिंक दैट इसमें इतना भी डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, जिसको हम कवर नहीं कर पाए. तो वी विल गो वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है एक, तो हम प्रैक्टिकल की बात नहीं करेंगे. तो वी विल ओनली गो थ्रू द थ्योरी. तो बात सबसे पहले करते हैं इस वर्ड की इटोमोलॉजी की. तो ये वर्ड लैटिन टर्म इक्वालिटीज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इक्वल. सो ये बस इसका टर्म का इटोमोलॉजी हो. इसके बाद मीनिंग पे आते हैं. तो मीनिंग में जैसे जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी मीन्स कि ऑल मेन आर इक्वल एंड शुड बी इंटाइटल्ड टू आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इनकम. ओके, सो हमेशा हम सारे इंसान जो भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके इक्वालिटी की बात करते हैं, रिगार्डलेस वो कुछ भी हो. अभी ऑल नो कि हाँ, मतलब दो कोई भी इंसान सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है. बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनमें वो लोग एक दूसरे से, इवन हर इंसान अपने आप में कुछ इस तरीके से यूनिक है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट है. ओके, चाहे वो उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे, उसकी कैपेसिटी की बात करे, उसके इंटेलेक्ट लेवल की, या उसकी कुछ क्वालिटीज हो गई, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, फिर उसके टेम्परामेंट की बात करें, तो ये सब बहुत डिफरेंस करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अब बात करते हैं तो लिबर्टी के जैसा ही ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियल है, फिलॉसफी है एक बहुत ही बड़ा. और एक तरीके से वी ऑल नो कि हाँ, जैसे लिबर्टी वी हैव ऑलरेडी रेड इट कि हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो लिबर्टी तो हमने पढ़ा है, और इक्वालिटी, तो इक्वालिटी है वो हो गई ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पर्सपेक्टिव से भी है कि इन पास्ट ये बहुत सारे सोशल चेंजेस को, सोशल कंडीशंस को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक. तो इसको ऐसे देखा जाए ना कहीं वो क्या है, एक वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड है. जब इसने पॉपुलर मूवमेंट जो भी हुए, रिवॉल्यूशंस हुए हैं, म्यूटिनीज हुई है, रिबेलियन हुए, तो इसमें इसने किधर का रोल प्ले किया? तो वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड, जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर इनजस्टिस हुई है, ठीक है, और जो कहीं ना कहीं अनफेयर सोशल कंडीशंस के शिकार हुए हैं, तो उनका ये वॉइस था, ठीक है, वो इनकी एक डिमांड थी. इस पर्सपेक्टिव से हम इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं एज लिबर्टी. और लिबर्टी और इक्वालिटी में ये दोनों एक तरीके से कंटेम्प्ररी माने जाते हैं. बहुत ही सारी सिमिलैरिटी है, लेकिन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शंस भी है इसमें. तो ये सब हम डील करेंगे जब हम इसके दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ये दोनों कोट है जो बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट्स हुए हैं उनके बाद का. ये नेशनल असेंबली जो फ्रांस में बनी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, उसका ये कोट है, उसका ये पर्सपेक्टिव है, उसका ये स्टैंड है इक्वालिटी को लेके. और ये अमेरिकन डिक्लेरेशन जब हुआ था इंडिपेंडेंस का, तो उस टाइम उन्होंने इक्वालिटी के बारे में क्या बोला था, वो ये है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो इक्वालिटी जो है या फिर इनइक्वालिटी ले ले, तो ये कहीं ये टाइम इमेमोरियल से, मतलब कि बहुत पहले से, अर्लियर टाइम से ही इन्फ्लुएंस करती आ रही सोसाइटी को. एरिस्टोटल ने कहा था कि इनइक्वालिटी जो है वो एक काफी बड़ा सा रीजन है. चाहे जितने भी रिबेलियन हुए हैं, टोल्ड यू कि म्यूटिनीज हुई हैं, रिवॉल्ट हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, अपसर्ट्स हुए हैं, तो इनमें इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मेजर एक फैक्टर रहा है, ठीक. अब लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें, तो अब हम इनइक्वालिटीज को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, और एक तरीके से एक जस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट हम सोच रहे हैं कि हाँ, एक जस्ट सोसाइटी हो, एक फेयर सोसाइटी हो, ठीक. और
मॉडर्न आइडिया जो इक्वालिटी है वो कहाँ से डिराइव है, तो थ्योरी ऑफ राइट से डिराइव है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज है, जो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस थे जो पहले में अनजस्ट थे, उन्हें हमने चेंज कर दिया है। अब बात बस राइट्स की आके, और यहीं पे राइट्स पे आके ही रुक गई है एक तरीके से। तो हम आर्ग्यू क्या करते हैं कि men must be treated as equal, not that they are in fact equal। तो फाइनली इस मॉडर्न टाइम्स में हम आके ये बात मान गए हैं कि हाँ, दो इंसान इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बशर्ते वो इक्वल ना हो, लेकिन उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक। और इसके लिए बहुत सारे हम लॉजिक्स देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए। जो हमारा ह्यूमन इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लेम करने के लिए हम बहुत सारे खुद के लॉजिक देते हैं। तो ये सब हम देखेंगे जब हम आगे रिलेशंस पढ़ेंगे इक्वालिटी और लिबर्टी की। तो कहीं ना कहीं हम फंडामेंटली एक इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, कुछ बेसिस पे सब इक्वल रहे, ठीक है। तो जो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं ना, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो या कम हो, इसको हम जितना से ज्यादा ऐसे कंडीशन को हम अटेन करने की कोशिश करते हैं। मूविंग फर्दर, तो इक्वालिटी जो है उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है इनइक्वालिटी, उसका ऑपोजिट है। और इस एस्पेक्ट को हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिस है इक्वालिटी का। ये जो इनइक्वालिटीज है ये कहीं ना कहीं बेसिस है इक्वालिटीज की। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस साइड। तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट है दो, ठीक है, एक तरीके से डिवीजन हो गया इनइक्वालिटीज में। तो रूसो ने इसे डिवाइड किया था, डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये उनकी बुक है, रिमेम्बर दिस। और उन्होंने दो टाइप की इनइक्वालिटी बताई थी, नेचुरल और कन्वेंशनल। तो जो नेचुरल इनइक्वालिटी है, बाय एंड लार्ज ये समझ लो कि ये नेचर के द्वारा कन्फर्ड है, नेचर के द्वारा ये प्रोवाइडेड है। तो वो क्या है कि किसी इंसान का कलर, वो किस कास्ट में पैदा हो रहा है या फिर किस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो थिंग्स दैट वी डोंट चूज कॉन्शियसली और थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ऐसी चीजें, ऐसी इनइक्वालिटीज नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, जिसपे ह्यूमन का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है, ह्यूमन की चॉइस पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। वही कन्वेंशनल इक्वालिटी, ये सोशली जो डिस्क्रिमिनेशन हमने बनाया है, सोशली जो हमने डिस्टिंक्शंस बनाए हैं एक सोसाइटी के तौर पे, वेल्थ हो गया, प्रेस्टीज हो गया, पावर, इन सभी के बेसिस पे जो हम इनइक्वालिटी बना रहे हैं, उन्हें कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज कहते हैं। और ये कैसा है, तो लार्जली मैनमेड है, और ये इंसान के द्वारा ही डिजाइन्स हैं, उन्हीं खुद के लिए, ओके, इंसान खुद ही खुद के लिए इनइक्वालिटीज वो बनाया है, ठीक। तो ये हो गया इन दोनों में डिस्टिंक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, इन दोनों के बीच जब तक आप डिस्टिंक्शन नहीं समझ पाओगे, तब तक आप इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझ पाओगे। ओके, सो आई थिंक यू आर गेटिंग इट कि नेचुरल इनइक्वालिटी ऐसा इनइक्वालिटी है जो बाय नेचर हो, और कन्वेंशनल मैन मेड, ठीक। अब काइंड्स पे आते हैं। तो बेसिकली इसके काइंड्स वैसे ही है जैसे हमने लिबर्टी में पढ़ा था, सोशल हो गए, सिविल हो गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन की इक्वालिटी, इसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे। तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट और कट टू कट मीनिंग होता है कि सोशल स्टेटस जो होता है उसको इक्वली एंजॉय कर सके हर इंडिविजुअल, ठीक है, हर सिटीजन उसको इक्वली एंजॉय कर सके, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर जेंडर, कास्ट, रेस, क्लास, एथनिसिटी, ये सब। और ये जो भी इल प्रैक्टिसेज है जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गई, अनटचेबिलिटी हो गया, तो इन सबको ये अबॉलिश और रिफ्यूज करता है। सिविल इक्वालिटी, तो रिमेंबर द टर्म, जब भी हम सिविल की बात करते हैं तो हम हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ओके। और हमेशा हम सिविल इक्वालिटी को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लाइक कुछ सिविल राइट्स होते हैं हमारे एज ए ह्यूमन, एक स्टेट के अंदर में हमारे कुछ सिविल राइट्स होते हैं, तो उनके इंजॉयमेंट की बात, उनको इक्वली इंजॉय करने की बात सिविल इक्वालिटी करता है, ओके।
और लॉ के सामने सब कोई इक्वल हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस ऐसी इक्वालिटी की भी बात सिविल इक्वालिटी करता है। नेक्स्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो वी ऑल नो कि जो भी पॉलिटिकल एजेंसीज हमारे इंस्टीट्यूशंस है, अथॉरिटी है, तो इन सब के पास जो एसेस होना है एक सिटीजन का वो बराबर हो, हर एक सिटीजन का वो एसेस बराबर हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ किसी का कोई इंसान किसी बड़े पोस्ट पे हो तो वो पैरवी से वो बस सिफारिशों से वो वहां पे जल्दी चला जाए या उसे प्रिविलेजेस मिले किसी और के बेसिस या टाइटल, ये सब का जो अबॉलिशमेंट हमारे कंट्री में हुआ वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। ठीक, और सारे सिटीजन्स को राइट हो, बिल्कुल इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो स्टेट अफेयर्स में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करे, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करे। ठीक, फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी एक स्फेयर की बात करता है कि हाँ एक ऐसा स्फेयर जहाँ पे सारे इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, नो मैटर वो कितना प्रोग्रेस करता है, लेकिन वी नीड टू ड्रॉ लाइन ऑफ स्टार्ट। जैसे कि किसी रेस की बात करते हैं तो देर इज अ फिक्स लाइन कि हाँ यहाँ से रेस शुरू होनी है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल स्टैमिना लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, लेकिन हमने स्टेट वो जो स्टार्ट का वो जो लाइन है ना उसे इक्वल रखना है सबके लिए, और ये यही बात इकोनॉमिक इक्वालिटी कर रही है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। तो वी ऑल नो कि हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, किसी भी बेसिस पे उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं देना चाहिए। और एजुकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाँ एक एजुकेटेड इंसान ही इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज में डिफरेंस कर पाएगा और खुद के राइट्स के लिए भी वो कहीं ना कहीं खुद की इक्वालिटी के लिए और साथ ही साथ दूसरों की इक्वालिटी के लिए भी वो कहीं ना कहीं आवाज उठा पाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ये जो दोनों टर्म है ये कुछ नहीं बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं ना इन दोनों टर्म की तो ये इतना सिमिलर साउंड करते हैं दैट समटाइम्स वी फॉरगेट कि हाँ ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी काफी हद तक एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं ना कि वी ऑल नो कि हाँ लिबर्टी और इक्वालिटी तो बहुत सेम है यार, ये तो जब भी लिबर्टी की बात करते हैं तो साउंड्स लाइक इक्वालिटी, और अभी इक्वालिटी की हमने बात की तो साउंड्स लाइक लिबर्टी। तो इसमें कुछ डिफरेंसेज है तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको पहले देखते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इन दोनों के रिलेशन में। तो दो ऐसे पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं जिन्हें इन डिस्टिंक्शन वो उन्होंने डेवलप किया और उसके बहुत ही पॉपुलर वो सपोर्टर रहे हैं, वो थे लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस डी टॉकलेवी। तो उन्होंने ये कहा था, तो टॉकलेवी ने कहा था कि उनका एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है कि वो हम आगे देखेंगे कि हाँ वो किस तरीके से वार्न कर रहे हैं, ठीक है, लिबर्टी और इक्वालिटी के रिलेशन के बारे में। ये लॉर्ड एक्टन की ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि द पैशन फॉर इक्वालिटी मेड वेन फॉर द होप फॉर लिबर्टी। मतलब कि ये जो इंसान का पैशन है ना इक्वालिटी सीख करने का, यानी कि इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने का, ये कहीं ना कहीं लिबर्टी को हैम्पर कर रहा है। ठीक है, लिबर्टी जैसे कंडीशन को बर्बाद कर रहा है। ठीक, तो ये जो लोग थे जो ऐसा मानते थे कि लिबर्टी और इक्वालिटी में कोई रिलेशन नहीं है, ये इस ओपिनियन के थे कि इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरली प्रोवाइडेड है। ठीक, तो जो चीज नेचर ने दिया है तो वी आर वेरी हेल्पलेस ना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसे इक्वल बनाने में। जैसे कि उनका ये कहना था कि नेचुरली सब कुछ अनइक्वल है, सॉरी इनइक्वल है। लाइक कहीं इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, तो कहीं सूखा है, कहीं डेजर्ट है, कहीं रिवर है, कहीं माउंटेन है, कहीं ज्यादा पेड़ है, कहीं कम है। तो नेचर ने जब सब कुछ अनइक्वली बनाया है, नेचर ने जब खुद मैन और वुमेन में डिस्टिंक्शन किया है, तो हम कौन होते हैं फिर इन दोनों को इक्वल राइट्स और इक्वालिटी प्रोवाइड करने वाले। तो इनका ये ओपिनियन था। और
ये कहते थे कि द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी डिमांड्स द इनकरेजमेंट ऑफ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब होता है लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और ओपिनियन को एक वेराइटी देता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट और ओपिनियन की बात करता है। वहीं इक्वालिटी जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं ओपिनियंस और एटीट्यूड एक इंडिविजुअल के तौर पे वहीं तक वो सीमित कर देता है। और इसीलिए इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस है और ऑपोजिट भी है एक दूसरे के, उन्होंने ये भी कहा था। और ये जो लाइन है ये एक्चुअली टोल्ड यू कि टोकेवेले की लाइन है ये। उन्होंने कहा था कि लिबर्टी वाज इंडेंजर्ड बाय द रिवल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी। तो इन्होंने कहा था कि जो डॉक्ट्राइन्स है, जो प्रिंसिपल्स है इक्वालिटी के, वो क्या है, लिबर्टी के दुश्मन है। लिबर्टी जो कंडीशन है, जो बहुत प्रेशियस सा कंडीशन है, उसको कहीं ना कहीं ये हार्म पहुंचा रहा है। क्या? तो इक्वालिटी का डॉक्ट्राइन। अब इन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी का ये जो डॉक्ट्राइन है ना, वो इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ पावर को मतलब प्रोमोट कर रहा है, स्टेट का अथॉरिटी को प्रमोट कर रहा है। तो इसलिए ये लिबर्टी जैसे कंडीशन को हार्म पहुंचा सकता है इन लॉन्ग रन। उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे लिबर्टी और इक्वालिटी की पॉलिटिकल स्फेयर में उन्होंने बहुत उसे क्रिटिसाइज किया था, तो उन्होंने बात किया कि इसे हटाने के लिए हमें करना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन कर देना होगा पावर का, मतलब सबके पास पावर हो। उन्होंने भी इक्वालिटी की बात कही थी, लेकिन वो क्या थे ना, वो जो हमने जो डिस्टिंक्शन किया है वो कभी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी पे गए ही नहीं। वो बस नेचुरल इक्वालिटी का नाम, इनइक्वालिटी का नाम जपते रहे। ठीक है, फिर हमने बर्लिन के बारे में भी पढ़ा था, तो वो भी इसी के सपोर्टर थे। उन्होंने इकोनॉमिक फील्ड में इनइक्वालिटी के, लिबर्टी और इक्वालिटी के रिलेशन के बारे में बात किया था। ठीक, तो ये तो रही बात की कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक, तो टोकेवेली ने इतना कहा था कि जो इक्वालिटी का ये जो डिमांड है ना, हम करते जा रहे हैं हमेशा, वो एक फ्रीडम का ओपिनियन कहीं ना कहीं जो स्फेयर है उसका, वो इतना नहीं ज्यादा हो जाए कि अंत में वो कहीं ना कहीं उसके फ्रीडम को ही सप्रेस करने लगे। मतलब एक इंसान कहीं ना कहीं इतना ना सबके लिए इक्वालिटी मांगने लगे कि फिर लास्टली उसका खुद का फ्रीडम वही कहीं ना कहीं हार्म होने लगे। ठीक है, उसी को कहीं ना कहीं कुछ चोट पहुंचने लगे। तो ये तो उन लोग का ये मानना था। सबसे पहली बात ये कि इनइक्वालिटी नेचुरल चीज है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और जो भी डॉक्ट्राइन है इक्वालिटी के, वो हैम्पर कर रहे हैं लिबर्टी को। ठीक, तो इन सब के बेसिस पे इन्होंने कहा था कि इक्वालिटी और लिबर्टी कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बात करते हैं किन्होंने इसका सपोर्ट किया था कि हाँ, लिबर्टी और इक्वालिटी कंटेम्प्ररी है। ठीक है, एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। तो इसमें बहुत सारे लोग आए थे, जैसे टेनवे थे, लास्की, उसके बाद फिर मैकफर्सन। तो ये सारे लोगों ने लिबर्टी और इक्वालिटी को कंटेम्प्ररी प्रिंसिपल माना था। ये लास्की का कोट भी है। ठीक है, और इक्वालिटी की बात उन्होंने कही थी कि इक्वल लिबर्टी और फ्रीडम जो सबको मिले, ऐसा ही बात कहता है लिबर्टी। तो लिबर्टी को अगर कहीं ना कहीं हम अगर ब्रेक करने की बात करें तो लिबर्टी क्या कहता है, लिबर्टी भी तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी मांगता है। तो हाउ कैन वी से कि ये दोनों टॉपिक कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, उसके बाद आता है कि वो कहीं ना कहीं वो भी बोलते थे कि हाँ, कि फ्रीडम, किसी इंसान का फ्रीडम इतना ज्यादा ही नहीं हो जाए कि दूसरे का वो रिस्ट्रिक्शन हो जाए, और उस फिर ऐसा कंडीशन तो फ्रीडम के ही खिलाफ काम करेगा। और इक्वालिटी भी वही बात कर रहा है। ठीक है, कि सबको इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए। तो इस कारण ये दोनों टॉपिक काफी ओवरलैपिंग है, काफी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ओके, तो बात करते हैं अब। तो लिबर्टी और इक्वालिटी को इन्होंने सबऑर्डिनेट माना था, सबऑर्डिनेट मीन्स माना था एक्चुअली। ठीक,
तो वो किसके लिए, तो उनका एंड क्या था, तो रियलाइजिंग द पोटेंशियलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल। लिबर्टी में हमने क्या पढ़ा था, रिमेंबर कि एक ऐसे कंडीशन की बात कर रही है लिबर्टी जहां एक इंसान अपने पूरे पोटेंशियल में खुद को डेवलप कर सके। ठीक, इक्वालिटी भी तो वही बात कर रहा है। इक्वालिटी क्या कह रहा है कि हम वो सारा राइट्स देंगे, इक्वली देंगे, इक्वल उसको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो खुद के पर्सनैलिटी को, खुद के पोटेंशियल को वो डेवलप कर सके। तो इसीलिए ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये सबऑर्डिनेट है एक दूसरे के। ओके, फिर ये लास्की का एक कोट है, इसे मतलब ये काफी काफी अच्छा है। लाइक इन्होंने कहा था कि इक्वालिटी डज नॉट मीन द आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो इक्वालिटी हम कभी रिमेंबर कि ऑलवेज कि हम हमेशा कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज को खत्म करने की, कम करने की, अबॉलिश करने की बात करते हैं। वी डोंट टच नेचुरल इनइक्वालिटी। हाँ, लेकिन इक्वालिटी का भी कुछ शर्त है। लाइक लास्की ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिफाइन किया था कि देयर कैन बी नो अल्टीमेट आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट सो लॉन्ग एज men in different want and capacity and need। तो वी ऑल नो कि दो मेन, जो भी दो इंसान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपस में। ठीक, तो इसलिए उन डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उन्हें इक्वल तो ट्रीट नहीं कर सकते हैं ना। अब सोसाइटी में जैसे कि एक मैथमेटिशियन है और एक ब्रिकलेयर है, तो अगर दोनों को बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट मिल जाए हर पर्पस में, हर स्फेयर में, तो ये भी तो फिर इनइक्वालिटी है। तो देखो, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ये फिर से आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ये जो ब्रिकलेयर होगा, इसे भी समान सोशल अधिकार जो उसे मिलेंगे, उसे सिविल पूरा राइट्स मिलेगा, वो भी स्टेट के पॉलिटिकल लाइफ में अपेयर करेगा, उसे भी पढ़ने का अधिकार होगा। इफ यू वांट टू बी एजुकेटेड, तो उसे भी वो चांस मिलेगा, उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे भी इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी, और सेम मैथमेटिशियन को भी। ठीक है, तो अब इन दोनों की कैपेसिटी तो अलग अलग हो गई, तो हम ये इंश्योर नहीं करता इक्वलिटी कि आप चाहे जो भी हो आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, फंडामेंटली हम आपको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, फंडामेंटल बेसिस पे। ओके, तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हुए हैं, इस पे डिबेट्स हुए हैं और आज भी होते हैं। तो एक फुल स्टॉप हम नहीं लगा सकते हैं वहां जाके कि हाँ ऐसा 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 कंडीशन रहेगा तो देन वी सी और देन वी से कि इक्वालिटी है, और ऐसा 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 कंडीशन रहेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं, इक्वालिटी नहीं है भाई। तो इक्वालिटी और लिबर्टी जो है, ये दोनों फाउंडेशंस हैं एक जस्ट सोशल ऑर्डर का। वो ट्राई कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल कि एक जस्ट सोसाइटी को हम डेवलप कर सके। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिस तरीके से इन्हें इंटरप्रिटेट किया जाता है उनके बेसिस पे, और आगे भी होंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो है, ये लीगल और पॉलिटिकल स्फेयर में ठीक है, ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें, वो डिफिकल्ट नहीं है अप्लाई करना। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक स्फेयर में जो यहाँ पे लास्की ने बात कही है, ये इनके इंटरप्रिटेशन काफी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। ओके, सो यही बस एक डिफरेंस है। तो ये जो लास्ट लाइन है, जस्ट रिमेंबर इट कि लीगल और पॉलिटिकल स्फेयर में इनका एक तरीके से इनको साथ साथ ले चलना काफी इजी है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक स्फेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, जब तक डिफरेंसेस रहेंगे दो इंडिविजुअल में, और ये तो हमेशा रहेंगे, तो इट मीन्स ये हमेशा जैसे उन्हें इंटरप्रिटेट किया जाए उसके बेसिस पे ये डिफिकल्ट ही रहेगा, उसे थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा, वो इनकैपेबल होंगे लोग इक्वालिटी वहाँ पे पूरी तरीके से उसे प्रिवेल कराने में। ठीक है, तो दैट वाज एंड, यही था इक्वालिटी। और ये ब्रीफ है, जब हम पढ़ेंगे कि हाँ अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिक्स कैसा है,
तो हम कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ले लेके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो अभी हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंटेड है एक्चुअली में। Okay, so thank you all for watching this lesson so patiently, and I hope you understand something well. So do show your support and just like, subscribe, and share with as much as possible. So thank you so much.